हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नड भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय नदी तंत्र इंडियन रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय नदी तंत्र इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो पहला भाग में जानते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ। और उत्तर भारत की नदियाँ का जल का स्रोत क्या है? तो हिमनद। और ये हिमनद किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो हिमालय के पिघलने से, हिमालय के हिम के पिघलने से प्राप्त होता है। और जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं ये वर्ष भर प्रभावित होती है, यानी साल भर बहती है। ये कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। ये सभी नदियाँ हिमालय नदियों का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत दक्षिण भारत की नदियाँ आता है। और दक्षिण भारत की नदियों का जल स्रोत क्या है? तो वर्षा, यानी बारिश से दक्षिण भारत की नदियों का जल स्रोत है। और ये वर्ष भर प्रभावित नहीं होती है। जब बारिश होती है तभी ये नदियाँ बह सकती है। और ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती है और बंगाल के खाड़ी में। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जुआरी नदी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेवनाड। हिमालय की नदियाँ, तो हिमालय के नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी के बारे में जानेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी का विस्तार चीन, भारत, पाकिस्तान देश में है। और ये सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। इनका उद्गम स्थल की बात करें तो इनका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास या फिर कैलाश पर्वत के बोखरचूर हिमनद के निकट है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचोक में से प्रवेश करके लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। यानी सिंधु नदी लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करने के बाद लद्दाख और जास्कर के बीच में बहने लगती है। भारत में उत्तर पश्चिम में बहते हुए भारत के चिलास नामक स्थान से बाहर निकलती है। लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। और जिनमें ये कहा गया कि सिंधु, झेलम, चेनाब ये तीन नदियों का पाकिस्तान 80% और भारत 20% जल का उपयोग कर सकता है। वही रावी, व्यास, सतलज ये तीन नदियों का भारत 80% और पाकिस्तान 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में, जिनमें सिंधु, झेलम, चेनाब में पाकिस्तान 80% जल का उपयोग कर सकता है और भारत 20%। वही रावी, व्यास, सतलज भारत 80% और पाकिस्तान 20%। तो आप देख सकते हैं ये मैप में सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु, झेलम, चेनाब ये नदियाँ आप में पाकिस्तान का हिस्सा है 80% और भारत का हिस्सा है 20%। और वही बात करते हैं रावी, व्यास, सतलज इन तीनों नदियों में भारत का हिस्सा है 80% और पाकिस्तान का हिस्सा है 20%। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, बाएं तरफ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज
ये सभी 5 नदियाँ सिंधु नदी के बाएं तरफ की सहायक नदियाँ हैं और ये सभी नदियाँ पंजाब में आपस में मिलती है, जिसके कारण इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद का मतलब यानी 5 नदियों का संगम। और ये नदियाँ पाकिस्तान के मिठान कोट में आपस में मिलती है। इनकी लंबाई की बात करते हैं तो झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर, चिनाब नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर, रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। सिंधु नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा। तो ये सभी सिंधु नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। तो याद रखेंगे झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इनकी पुराना नाम की बात करते हैं तो इनका पुराना नाम वितस्ता है। इनका उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से है, जो पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। उद्गम स्थल का मतलब होता है जहां से नदी निकलती है और श्रीनगर के निकट उलर झील से बहती है। तो याद रखेंगे झेलम नदी उलर झील से बहने का स्टार्ट होती है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में झेलम नदी बहती है। झेलम नदी पर तुलबुन परियोजना श्रीनगर में बनाया गया है। तो याद रखेंगे झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना कहाँ पर बनाया गया? तो आपका कश्मीर में बनाया गया, सॉरी श्रीनगर में बनाया गया। तो तुलबुल परियोजना कश्मीर में बनाया गया। चिनाब नदी, तो आप देख सकते हैं मैप में आपका चिनाब नदी है जो जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। तो आपका जो ये चिनाब नदी है इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। वही बात करें कि चिनाब नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई भारत में है आपका 1180 किलोमीटर। कितनी है? 1180 किलोमीटर। इनका पुराना नाम आस्किनी है। तो याद रखें इनका पुराना नाम क्या है? आस्किनी। इनका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रा में है और इसी दर्रे से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्र और भागा। और ये नदियां हिमाचल प्रदेश के तांडी में आपस में मिल जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? चंद्र नदियां हो गया, ये चंद्र नदी हो गया और ये आपका भागा नदी हो गया। और ये नदी कहाँ मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश के तांडी में। और जिस स्थान पर मिलती है वहीं से हिमाचल प्रदेश में ये नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से इसीलिए जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या हो गया? तो आपका चिनाब नदी। तो देख सकते हैं आपका ये सिंधु है, सिंधु नदी है और ये आपका चिनाब नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। तो इनकी लंबाई कितनी है? 720। इसे मैप में देखते हैं। तो ये आपका रावी नदी है और इनकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर में। इनका पुराना नाम पुरुषनी या इरावती है। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या हो गया? पुरुषनी और इरावती। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पश्चिम से होता है। तो याद रखेंगे कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है।
रावी नदी चंपा घाटी में प्रवाहित होती है। चंपा घाटी यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। तो आपका जो रावी नदी है वो सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है? तो चमेरा परियोजना, थीन परियोजना इस पर बनाए गए हैं। व्यास नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इनकी लंबाई है 470 किलोमीटर। मैप पे देख सकते हैं आप इनकी लंबाई कितनी है और कहाँ पर है आपका व्यास नदी। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यास नदी है, इनकी लंबाई कितनी है 470 किलोमीटर, जो आकर सतलज नदी में मिल रही है। तो ये आपका सतलज नदी है। तो व्यास नदी कहाँ, किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सतलज नदी की सहायक नदी है, जिसे आप नीचे में लिख दिए हैं आपका। इनका पुराना नाम क्या है था? तो विपाशा व्यास नदी का पुराना नाम था। इनका उद्गम स्थल यानी ये नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड या फिर बोल सकते कि रोहतांग दर्रा के निकट। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बहती है। तो व्यास नदी कहाँ बहती है? तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में ये नहीं बहती है, ठीक है। तो भारत में ही सतलज नदी से मिलकर उसकी सहायक नदी बन जाती है। तो व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज नदी, जैसे कि मैप में दिखा दिए आपको। और व्यास नदी पर कौन सा डैम स्थित है? तो आपका पोंग डैम। तो पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी धौलाधार श्रेणी में काती और लागरी में गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज डैम स्थित है। तो याद रखेंगे कि व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर कौन सा डैम है? तो हरिके बैराज डैम। और हरिके बैराज डैम से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ओके। सतलज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर, यानी कि सतलज नदी की कुल लंबाई आपका कितनी है? 1450 किलोमीटर। और ये नदी आपका चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। वही बात करें कि भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर इनकी लंबाई है। कुल लंबाई 1450, भारत में इनकी लंबाई 1080। इनका पुराना नाम क्या है सतलज नदी का? तो सतुदरी, याद रखें। सतलज नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के राकसताल झील से इनका उद्गम होता है। तो ये आपका तिब्बत है और तिब्बत के राकसताल से ये नदी निकलती है और जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, यानी इसकी सहायक नदी है। या फिर आप बोल सकते हैं कि कैलाश पर्वत से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को लानचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। और ये भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये आपका जो सतलज नदी है सो सिपकिला दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर बहती है। तो आपका देख सकते हैं कि आप भारत में प्रवेश करने से पहले, यानी आप भारत का सीमा है, भारत से पहले प्रवेश करने से पहले क्या था? ये सिंधु के समांतर बह रही थी, ये सिंधु नदी बह रही है। तो ये आपका कौन सी नदी है? सतलज नदी, समांतर इसके सीधी जैसे बह रही वैसे ही बह रही थी। सतलज नदी पर कौन कौन से परियोजना बनाए गए? तो झाकरी परियोजना, कोलडाम परियोजना, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध गोविंद सागर झील पर बनाए गए हैं, जो मानव निर्मित बांध है और ये हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। सिंधु नदी तंत्र, तो देख सकते हैं आप सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। और वही बात करते हैं सतलज नदी का उद्गम स्थल, तो राकसताल झील से। और ये सिंधु नदी किस किस नदी से निर्माण होता है? तो सतलज
दुबरा, श्योक, गिलगित, स्वात, कहर, कुर्रम, काबुल, कंदर, झोंक, झेलम, चिनाब, रावी, ये सभी नदियों से आपका सिंधु नदी तंत्र बनती है। तो ये आपका सिंधु नदी है जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है और इनका उद्गम स्थल कहाँ से है तो च्योमोलुंगमा ग्लेशियर से या फिर बोल सकते हैं मानसरोवर झील से। आप देख सकते हैं दूसरा नदी है सतलज नदी। सतलज नदी में आपका उद्गम स्थल कहाँ से होता है तो मानसरोवर झील से या फिर बोल सकते हैं राकसताल झील से और ये मानसरोवर झील के निकट होने के कारण बोल सकते हैं। और ये सिंधु के नदी के समांतर बहती है आपका सतलज नदी। और ये आपका हो गया झेलम नदी और ये आपका चेनाब नदी, ये रावी नदी, ये आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदियां। नदी है एक तरफ लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर, रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, व्यास नदी की लंबाई 625 किलोमीटर, झेलम नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। गंगा नदी तंत्र, जिसे गंगा रिवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इनकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर और ये 2525 किलोमीटर आपको याद रखने में आसानी होगी क्योंकि 25-25 से जो दोनों संख्याएं सेम सेम है। गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है तो उत्तराखंड के यूके यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से यह नदी निकलती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि गंगोत्री नदी से कौन सी नदी निकलती है तो गंगा नदी। भारत में 5 राज्यों से यह नदी होकर बहती है। वे कौन कौन से राज्य हैं तो यूके यानी उत्तराखंड, पहला उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी और वहां से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है। और ये कितने क्षेत्र में बहती है उत्तर प्रदेश में तो 1140 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के बाद ये नदी झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड में ये नदी सबसे कम क्षेत्र में बहती है जो 40 किलोमीटर में बहती है। और झारखंड के बाद ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहती है और झारखंड में सबसे कम बहती है। तो याद रखना है आपको। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया। तो याद रखेंगे कि गंगा नदी को नेशनल रिवर के नाम से कब घोषित किया गया तो 4 नवंबर 2008 को। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है यानी गंगा नदी में सबसे ज़्यादा जल जमाव क्षेत्र है। गंगा के जल का खराब ना होने का कारण क्या है तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो गंगा का जल कई दिनों तक रखने के बावजूद भी ये नदी का जल खराब नहीं होता है तो ये जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण ही नहीं खराब होता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला उत्तराखंड के हरिद्वार जहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये कौन सी नदी के किनारे आयोजित होती है तो गंगा नदी के किनारे ही। दूसरा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और ये कौन सी नदी के किनारे आयोजित होती है तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यानी तीनों नदी जिस स्थान पर मिलती है वहाँ पर आयोजित होती है। तीसरा मध्य प्रदेश का उज्जैन और ये किस नदी पर आयोजित होती है तो क्षिप्रा नदी पर आयोजित होती है मध्य प्रदेश में। चौथा महाराष्ट्र का नासिक
और ये किस नदी पर आयोजित होती है? तो गोदावरी नदी पर। तो ये 4 स्थानों पर आपका कुंभ मेला का आयोजन होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। गंगा नदी तंत्र को समझते हैं तो ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? केदारनाथ का पर्वत, और ये आपका हो गया बद्रीनाथ पर्वत। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? यमुना नदी, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है। और ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से आपका भागीरथी नदी निकल रही है, जो आपका ब्लू कलर से दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ केदारनाथ पर्वत से आपका मंदाकिनी नदी निकल रही है, जो आकर आपका अलकनंदा में मिल रही है। बद्रीनाथ पर्वत से आपका अलकनंदा निकल रही है, जो आकर आपका गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ से शुरू करते हैं। बद्रीनाथ पर्वत से आपका कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। तो जो रेड कलर से आपका दिख रहा है वो आपका कौन सी नदी है? अलकनंदा। और अलकनंदा में एक नदी आकर मिल रही है, धौली गंगा। और धौली गंगा जिस स्थान पर ये नदी आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिल रही है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अभी भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा क्या हो रही है? अलकनंदा कुछ दूरी तय करने के बाद इससे मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी एक नदी मिलती है, और जिस स्थान पर ये नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी यानी नंद, नंद से नंदाकिनी, याद रखने में आपको आसानी होगी। और उसके बाद अलकनंदा कुछ और दूरी चलने के बाद यहाँ पर आपका पेंडार नदी मिलती है, और पेंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद केदारनाथ पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और यही भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है मिलन गंगा। और मिलन गंगा और भागीरथी के नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी नदी निकलती है उस पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और यही अलकनंदा जिस स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो ये आपका भागीरथी गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी नदी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ गंगा नदी नहीं दी है, तो इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता था उत्तराखंड में। इसके बाद ये नदी जो है आपका गंगा नदी ऋषिकेश में प्रवेश करती है, फिर आपका कुछ दूरी में हरिद्वार प्रवेश करती है जहाँ पर आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है, कन्नौज में प्रवेश करती है, फिर आपका प्रयागराज में प्रवेश करती है, और प्रयागराज में ही आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये यमुना जाकर मिल जाती है प्रयागराज में गंगा नदी से। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। और हमने बात किया कि अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पेंडार, मंदाकिनी, ये सभी आपका अलकनंदा की नदी सहायक नदी थी। वही बात करें कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये सभी कहाँ से निकलती है? तो मालवा का पठार से। तो हमने गंगा नदी तंत्र में क्या पढ़ा कि अलकनंदा और धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। वही नंदाकिनी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। और पेंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं।
मंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, और वही अलकनंदा जाकर भागीरथी नदी में जाकर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो आपको ये 5 प्रयाग को याद रखना है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करने लगती है। तो याद रखना है कि हरिद्वार के बाद क्या होती है कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश करने के स्टार्ट हो जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां यमुना, टोंस और सोन, ये आपका गंगा नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां। पहला यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इनकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी ये आपका गंगा है तो ये गंगा नदी से सबसे लंबी नदी मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है और इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1370 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदरपुर चोटी से ये निकलती है। और यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि किस नदी को अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण से खुला नाला के नाम से जाना जाता है? तो यमुनोत्री नदी को। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा और मथुरा, ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो आपका चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियाँ आपका यमुना नदी की सहायक नदियाँ। और ये चंबल, सिंध, बेतवा कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी के बारे में जानते हैं। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। तो इनकी लंबाई कुल कितनी है? 965 किलोमीटर। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के महू जिला और के जनापाव पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में चंबल नदी का विस्तार है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी, यानी इस नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो बानस नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी, तो ये सभी नदियाँ आकर चंबल नदी में आकर मिलती है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर, तो राजस्थान के कौन से शहर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा, धौलपुर। मध्य प्रदेश के शहर रतलाम, उज्जैन और भिंड, ये आपका चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद ये आपका बिहार यानी पटना में प्रवेश करती है और पटना में एक नदी आकर मिलती है, सोन नदी। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। और ये अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और सोन नदी के अलावा भी एक नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से जिनका नाम है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी है। तो यह आकर रिहन नदी कोई किस नदी में आकर मिल रही है? सोन नदी में। और यही सोन नदी आकर फिर गंगा नदी में मिल जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी के बाएं तरफ की सहायक नदियां, या फिर आप बोल सकते हैं कि गंगा नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियां, जिनमें एक तरफ आपका दिया है एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी ये नदी कहाँ से निकलती है, और तीसरी तरफ आपका है संगम स्थल, यानी ये नदी गंगा नदी से
कहाँ पर मिलती है? पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। तो यहीं से रामगंगा निकल जाती है। और इस नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो कन्नौज में इस नदी का संगम स्थल होता है। दूसरी नदी है गोमती नदी, और इस गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत या फुलहर झील। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। वही बात करें कि इस नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इस नदी का संगम स्थल है। चौथी नदी है घाघरा नदी, और ये घाघरा नदी का उद्गम स्थल है माप चातुंग, जो तिब्बत में स्थित है। वहीं से ये नदी का उद्गम होता है। और घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ पड़ता है, तो बिहार के छपरा में घाघरा नदी का संगम होता है। चौथी नदी है आपका गंडक नदी, और गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय। तो याद रखें कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से निकलती है। और गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ से होता है, तो बिहार के सोनपुर में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और बिहार के सोनपुर में ही भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो बिहार के सोनपुर में। पांचवा नदी है कोसी नदी, और ये कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल के कोसाई धाम में ये नदी निकलती है। और वही बात करें कि इस नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में ये नदी मिल जाती है। किससे, तो गंगा नदी से। और कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका कोसी नदी। छठा नदी है महानंदा नदी, या फिर आप बोल सकते हैं महानदी, और इस नदी का उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। वही बात करें कि महानदी कहाँ पर गंगा नदी से आकर मिल जाती है, तो पश्चिम बंगाल में ये इस नदी का संगम होता है। और महानदी को ही बिहार का यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो आपका यहाँ ओडिशा होना चाहिए। तो आपको पीडीएफ में आपको सुधार दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, एक तरफ क्या है, नदी है, और एक तरफ उद्गम स्थल और एक तरफ संगम स्थल। तो इसमें से सभी टॉपिक को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र है, जिनमें ये आपका बीच का गंगा नदी तंत्र का, ये आपका जो बीच में बह रहा है वो गंगा नदी है। ये आपका गंगा नदी के बाएं तरफ की सहायक नदी है, और ये आपका गंगा नदी के दाएं तरफ की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम बाएं तरफ की सहायक नदियाँ कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। तो बाएं तरफ में सहायक नदियाँ है रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। महानंदा का उद्गम हो रहा है आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कोसी नदी का उद्गम हो रहा है गोसाई धाम से, जो नेपाल में पड़ता है। गंडक नदी का उद्गम हो रहा है आपका नेपाल हिमालय से। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो मापा चातुंग की पहाड़ी से। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से। रामगंगा का उद्गम पौड़ी गढ़वाल से हो रहा है। तो ये आपका बाएं तरफ की सहायक नदियाँ थी। अब बात करते हैं दाएं तरफ की सहायक नदियाँ। तो दाएं तरफ की सहायक नदियों में आपका अमना नदी जो आकर मिल रही है, और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, अमना नदी है, जो इलाहाबाद में मिलती है। उसके बाद है आपका टोंस नदी, उसके बाद है सोन नदी, और ये जो आपका देख रहे हैं कि गंगा नदी का दाएं तरफ की हुगली नदी है। तो ये आपका ये जो हुगली नदी है ये आपका मिल नहीं रही है गंगा नदी से, बल्कि निकल रही है एक नदी। तो ये आपका सहायक नदी नहीं है, तो गंगा नदी से ये नदी जो है निकल रही है
कौन सी नदी? हुगली नदी। और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। हुगली गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। तो हम आपको बताएं कि हुगली नदी जो है गंगा नदी से निकलने वाले एकमात्र नदी है। बाकी वो सब नदियाँ इसमें क्या आ रही थी? सब आकर मिल रही थी, बल्कि एकमात्र ऐसी नदी है हुगली नदी जो निकल ही रही है गंगा से। और हुगली नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पर। और हुगली नदी की सहायक नदी क्या कौन सी है? दामोदर नदी इस नदी की सहायक नदी है। और ये दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झारखंड से, झारखंड राज्य से होता है। तो ये आपका गंगा नदी का पूरा मैप है, जिसको आप समझ लिए तो अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो गंगा नदी जो है तो वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये गंगोत्री हिमनद कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से नदी निकलती है। वहाँ पर ये नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी किस किस स्थान में प्रवेश करती है? देवप्रयाग में, हरिद्वार में, कन्नौज में, प्रयागराज में, गाजीपुर में, छपरा, पटना में, सोनपुर, कुर्सेला और उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। और उसके बाद काल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इस नदी जहाँ जहाँ जाकर प्रवेश, जिस स्थान पर प्रवेश करती है वहाँ पर एक कोई ना कोई नदी आकर मिलती है जो सहायक नदी बनती है इसकी। तो पहली सहायक नदी की बात करते हैं आपका अलकनंदा। और ये अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंथ हिमनानी से। और तो आपका सतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। ठीक है, और अलकनंदा की सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं। तो धौली गंगा, जो धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में आकर मिलती है आपका नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी मिल रही है कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। उसके बाद चौथी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। और ये नदी कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ पर्वत से। और जिस स्थान पर मिलती है उसे कौन सा स्थान क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब क्या होता है कि अलकनंदा जो है आपका अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी से यानी गंगा नदी से मिलती है। और जिस स्थान पर ये नदी मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद ये कन्नौज में प्रवेश करती है। कन्नौज के प्रवेश करने के बाद ये नदी में, इस नदी में रामगंगा प्रवेश करती है। रामगंगा इस नदी से मिल जाती है। तो रामगंगा कहाँ गंगा नदी से मिलती है? तो कन्नौज में मिल जाती है। और रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड से होता है। उसके बाद कुछ किलोमीटर की जब दूरी जाने के बाद गंगा नदी में प्रयागराज में एक नदी आकर मिलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और ये यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर से। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश में। ये सभी पहाड़ी चंबल, बेतवा और केन, ये सभी नदियाँ आपका मध्य प्रदेश से ही निकलती है। और ये आपका एक और नदी यहाँ आकर मिलती है, सिंध। तो सिंध नदी भी आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये पूरा यमुना नदी जो है प्रयागराज में आकर मिल जाती है। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है यमुना नदी। उसके बाद आपका गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। और ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत, जो उत्तर प्रदेश के फुलहर जिले में स्थित है। उसके बाद नदी है, और एक घाघरा नदी का उद्गम हो रहा है करनाली से।
तो करनाली से आपका घाघरा नदी निकल रही है और जाकर छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो बिहार के छपरा में कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो शारदा नदी, जो काली में से उद्गम होता है। वही बात करें, पटना में एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है सोन नदी, और इस सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। और ये अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद सोनपुर में एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है गंडक नदी, और सोनपुर में ही भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला, और यहीं पर आयोजन होता है। उसके बाद कुर्सेला में एक नदी आकर मिलती है गंगा नदी से, कोसी नदी, जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को। फरक्का बैराज, और ये फरक्का बैराज में महानदी आकर मिलती है, और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। और फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका हुगली नदी पर बनाया गया है। उसके बाद जो गंगा नदी है आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जिसे ही प्रवेश करती है उस नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये मैप याद रखना है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो आपका ये गंगा नदी है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है। गंगा नदी जो है भारत में गंगा नदी कहा जाता है। जैसे ही भारत के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। वही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और या पाकिस्तान ना होकर क्या होगा? बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में है, जिनमें भारत का हिस्सा 1/3 हिस्सा है और बांग्लादेश का हिस्सा है 2/3 हिस्सा। और इस डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा का नाम किस कारण से हुआ है? तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा। और सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अगली नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई कुल कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वही बात करें कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 900 किलोमीटर। यहाँ 29 है, उसमें से 2 हटा देंगे तो आपका 900 किलोमीटर बन जाएगा। तो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत के च्यामयाओडुंग ग्लेशियर से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। तो इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी। तो ये आपका जो सांगपो नदी है वो जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इस सांगपो नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर।
तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। वही बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कितनी लंबाई है, तो इनकी भारत में लंबाई है 900 किलोमीटर। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। वही बात करें कि चीन में इनकी लंबाई कितनी है, तो ये आपका ये चीन है, तो चीन में इनकी लंबाई है 1625 किलोमीटर। भारत में इनकी लंबाई कितनी है, तो 916 भी बोल सकते हैं या फिर 900 किलोमीटर। तो आप 900 भी बोल सकते हैं, करीब में ही बोल सकते हैं। वही बोले कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी यानी बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करती है, मेघालय के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इनकी लंबाई कितनी है बांग्लादेश में, 360 किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर। चीन में इनकी लंबाई 1625 किलोमीटर। भारत में इनकी लंबाई 900 या फिर 916 900 याद रखना है आपको करीब। बांग्लादेश में इनकी लंबाई 360 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील के निकट या फिर आप बोल सकते हैं कि कैलाश पर्वत यानी तिब्बत के चेमायुडुंग हिमनद से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चेमायुडुंग हिमनद या फिर आप मानसरोवर के निकट बोल सकते हैं। तो आप इसे मैप में भी देख सकते हैं कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी और इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, चेमायुडुंग ग्लेशियर से, या फिर आप मानसरोवर झील भी बोल सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसके अन्य नाम, तिब्बत यानी चीन में इस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। उसके बाद तिब्बत के बाद ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद ये इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नदी। असम में प्रवेश करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और वो कौन सा द्वीप है, तो माजुली द्वीप। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैप में देख लेते हैं कि कहाँ किस स्थान पर जाना जाता है। तो ये आपका तिब्बत है और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो नदी। जैसे ये आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो आपको इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जो भारत में हर जगह कहा जाता है। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये और अरुणाचल प्रदेश में यानी एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में आपका इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिवांग, लोहित, धनसिरी, सुलनसिरी, तीस्ता, मानस। इसे मैप में देख लेते कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, तो ये आपका दिवांग नदी इससे मिल रही है, दिवांग नदी, और लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, कोमेट नदी, कपिला नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो आपको याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा जल विवाद है, तो तीस्ता नदी विवाद। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो सिक्किम के चोलामू झील से। तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, सिक्किम के चोलामू झील से। ये आपका
सिक्किम है और इस सिक्किम के एक चोलामू झील है, वहीं पर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और ये तीस्ता नदी किससे आकर मिल जा रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का भारतीय नदी तंत्र। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेट एनसीईआरटी भैया को ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।